गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा था, कल जो हम लोगों ने पढ़ा था वो वीडियो नहीं बना पाए थे, लेकिन ऑनलाइन क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया था कि इंडिया की एग्रीकल्चर कौन कौन से चैलेंजेस को फेस कर रही है। हम लोगों ने डिफरेंट क्रॉप्स पढ़ लिया था। डिफरेंट क्रॉप पढ़ने के बाद फिर मैंने बताया था कि हमारी एग्रीकल्चरल बेटा एग्रीकल्चर एडवांस तो है, उसमें कोई डाउट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि एट द टाइम ऑफ फ्रीडम के समय हमारे देश की पॉपुलेशन 30 करोड़, व्हेन आवर कंट्री वाज गेटिंग द फ्रीडम इन 1947, एट दैट टाइम्स आवर कंट्री हैविंग द पॉपुलेशन ऑफ 30 to 40 करोड़। और उस समय या उसके भी पहले अगर हम चले जाएं तो 1875 या 1900 समथिंग में, जब 1905 या 1911 की कुछ घटनाएं पढ़ते हैं, 1911 की पढ़ते हैं या 1905 की पढ़ते हैं, या कभी कभी हम पढ़ते हैं 1875 से लेकर के 1900 तक बंगाल में भूखमरी की कंडीशन फैली हुई थी, लोग भूखों मर रहे थे। ऐसा कहा जाता था लोगों के पास खाने के लिए खाना तक नहीं अवेलेबल होता था। तो सोचो बेटा, उस समय हमारे कंट्री की पॉपुलेशन 30 से 40 करोड़ वो नहीं सरवाइव कर पा रही। आज हमारी देश की पॉपुलेशन बच्चों 30 से 40 करोड़ को एक्सटेंड करते हुए 130 करोड़ पहुंच रही है, 130 करोड़ के अप्रॉक्स पहुंच रही है। 130 करोड़ नहीं आप कह सकते, तो 121-125 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन पहुंच रही है। और वो भी कम्प्लीटली बेटा खाना खा रही है, कम्प्लीटली सबको फूड प्रोवाइड हो रहा है। एंड नॉट ओनली कम्प्लीटली, सरकार सबको एमएसपी रेट पर, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन बाय द अंडर द डिस्ट्रिक्ट पब्लिक पीडीएस सिस्टम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू सरकार पुअर लोगों को बहुत सस्ते रेट में, जिनका बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे पोजीशन है, उनको सरकार बहुत सस्ते रेट में बेटे फूड प्रोवाइड कर रही है। ऐसा आप लोग भी जानते हो। ऐसा आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा भी होगा कि सरकार ऐसा कर रही है। तो बेसिक मेरा कहने का मतलब ये बेटा कि सोचो हमने अपनी एग्रीकल्चर को कितना एडवांस किया है, कितना इम्प्रूव किया है, और कितना वी हैव आल्सो इम्प्रूव टू आवर एग्रीकल्चर सेक्टर वेरी मच कि दैट टुडे not only our 130 crore population is surviving and getting the food, but also a lot of industries of agro-based industries are getting the sufficient raw material. For example, cotton industries are getting the raw materials, and cotton textile industries of India is very much famous and different. खासकर अरब कंट्रीज हमारे देश से कॉटन का इंपोर्ट करते हैं। तो बेसिक हमारे कहने का मतलब ये बच्चों कि इंडिया ने इतना अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को एडवांस किया, इतना एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव किया कि आज इंडिया इस लेवल पे अपने आप को सरवाइव कर रहा है। तो हमारे कहने का मतलब है हम इसके एडवांसनेस पे, या मिस्टर कुछ लोगों के नजरिए जैसे मिस्टर एम.एस. स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, यू नो दैट इंडिया के ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर मिस्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कंसीडर किया जाता है। और एम.एस. स्वामीनाथन की वजह से ग्रीन रिवॉल्ट हुआ और ग्रीन रिवोल्यूशन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ कि हम लोग बहुत ज़्यादा अपने ग्रेन्स या अन्न के प्रोडक्शंस में या फूड क्रॉप के प्रोडक्शंस में हमारा इंडिया सफिशिएंट सेल्फ स्टैंड हो गया। नॉट ओनली सफिशिएंट सेल्फ स्टैंड हो गया, बल्कि हम फॉरेन को भी लार्ज अमाउंट में फूड एक्सपोर्ट करने लगे, फूड मटेरियल्स या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने लगे, या एक्सपोर्ट कर रहे हैं। प्रेजेंट टाइम पे भी हम डिफरेंट कंट्रीज को बेटा एक्सपोर्ट करते हैं फूड ग्रेन्स, डिफरेंट टाइप की क्रॉप, फ्रूट्स, हॉर्टिकल्चर की चीज़ों को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा मैंने कल मजाक में आप लोगों को कहा भी था कि महारानी इंग्लैंड एलिजाबेथ II इंडिया के मैंगो की दीवानी है, इंडिया के मैंगो को बहुत पसंद करती हैं। तो इंडियन मैंगो तो बेटा कोई भी पसंद करेगा, और ऐसा है भी। ऐसा मैं पेपर में पढ़ रहा था कि अब की बार कोरोना की वजह से इंडिया महारानी एलिजाबेथ ने इंडिया के मैंगो को इम्पोर्ट रोक दिया, मतलब वो अपनी इस शौक को पूरा नहीं कर पा रही हैं। तो खैर छोड़ो, मैटर वो नहीं है। मैटर सिर्फ हमारा ये कहने का मतलब है कि हम केवल 2.4% एरिया, जैसा कि जानते हैं बेटा कि इंडिया का एरिया पूरे वर्ल्ड के लैंड एरिया का केवल 2.4% एरिया हम लोग होल्ड कर रहे हैं। और इस 2.4% एरिया के लैंड एरिया में हम इतना ज़्यादा कुछ प्रोडक्ट कर रहे हैं, ये हमारी एडवांसनेस और हमारे हार्डवर्क, हमारे किसानों के हार्डवर्क का रिजल्ट है बच्चों कि दे आर डूइंग सो मच हार्डवर्क इन द एग्रीकल्चरल फील्ड दैट they are fulfilling the needs of not only the Indian peoples but also those peoples
हु लिव्स इन फॉरेन कंट्रीज आल्सो। तो ये उनके हार्डवर्क और हमारी एग्रीकल्चर इंडिया के एडवांसनेस का रिजल्ट है। तो इंडिया का एरिया आप लोग जानते हैं कि 2.4% ऑफ द टोटल लैंड एरिया है। एरिया ऑफ द टोटल लैंड एरिया का हमारे पास कितने परसेंट एरिया है, और इसमें हम 17% दुनिया की 17% पॉपुलेशन इंडिया में सर्वाइव करती है। तो लोग जानते हैं बच्चों कि पूरी पॉपुलेशन, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन जब 7 अरब थी तो 1 करोड़ कुछ से 1 अरब कुछ इंडिया की पॉपुलेशन थी। मतलब लगभग देखा जाए तो 16 पॉइंट समथिंग या नॉर्मली 17% राउंड ऑफ फिगर में हम कह सकते हैं कि इस पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज अडॉप्टिंग या इंडिया की पॉपुलेशन, और वो 2.4% में सर्वाइव करती है एरिया में। और पूरे सर्वाइव नहीं करती बल्कि अपना पेट भरने के बाद दूसरे को भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये इंडिया की एग्रीकल्चर के एडवांसनेस का रिजल्ट है। मैं इसमें आप लोगों को ये नहीं कहता, लेकिन फिर भी बेटे हमारी इंडियन एग्रीकल्चर के कुछ ड्रॉबैक हैं जो इंडियन एग्रीकल्चर को बैक साइड खींच रहे हैं, या कि इंडियन एग्रीकल्चर को और भी इम्प्रूव किया जा सकता है। तो वो इम्प्रूव करने के कौन कौन से सेक्टर हैं जो इंडियन एग्रीकल्चर को मतलब इंडियन एग्रीकल्चर की थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं उनको और बेटर किया जा सकता है। तो हम सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं और इंडिया को और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं, इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर को और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इंडियन एग्रीकल्चर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है, ये पहले देखेंगे। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे चल करके कि हमारी सरकार कौन कौन सी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म कर रही है फॉर एडवांसनेस ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है बच्चों, तो आज हमारे कहने का मतलब है पहला पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं तो बच्चों सबसे पहले आज भी इंडिया की 50% इंडियन एग्रीकल्चरल लैंड बच्चों इरिगेशन के लिए किस पे डिपेंडेड है? इरिगेशन के लिए डिपेंडेड है ऑन मानसून पर। आज भी बच्चों इंडिया की कितने परसेंट पॉपुलेशन इरिगेशन के लिए मानसून पर डिपेंडेड है। आज भी बच्चों 50% लैंड एरिया आपने इरिगेशन पर्पज के लिए रेनफॉल पे डिपेंडेड है, मानसून पर डिपेंडेड है। ऐसा आप लोग पढ़ते होंगे कि इस साल का मानसून बहुत बेस्ट है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बहुत अच्छा रहेगा। तो सोचो आज इतने टेक्निकल दौर में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटे, आप पढ़ा नहीं होगा। अगर जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनको मैंने पढ़ाया है कि इंडिया में जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है, दे हैव नो एनी टाइप्स ऑफ द इरिगेशन फैसिलिटीज, दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल। तो ऐसा बहुत कुछ एरिया में है, नॉट ओनली प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में, और भी टाइप के फार्मिंग में भी बेटे हमारी एग्रीकल्चर इरिगेशन पर के लिए रेन पर डिपेंडेंट है। यही रीजन है कि राजस्थान का एरिया पूरी तरीके से एग्रीकल्चर के अंडर में नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बेटे है भी तो केवल एक क्रॉप उगाई जा सकती है, बाकी बेटे वहाँ गर्मी में कोई क्रॉप नहीं उगाई जा सकती है, पूरे फील्ड ऐसे पड़े रहते हैं। कारण क्या है? लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज है। इसमें हमारी सरकार ने कोशिश किया है, हम सरकार की तरफ ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन कैन भी इम्प्रूव और अच्छा किया जा सकता है यार। इंदिरा गांधी कैनाल जैसे और कैनाल बनाई जा सकती हैं और राजस्थान के बहुत बड़े एरिया को और भी हरा भरा किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी अभी हमारी कमी है, इरिगेशन फैसिलिटीज अभी उतनी एडवांस नहीं हुई है या उतनी वेल डेवलप नहीं हुई है कि पूरे इंडिया को इरिगेशन पे डिपेंड कर दिया जाए और हमारी जो मानसून पर या जो बरसात पे डिपेंडेंसी है उसको थोड़ा रिड्यूस किया जा सके। ऐसा भी कुछ कमियां हैं इंडियन एग्रीकल्चर में। फिर इसके बाद बच्चों आता है सबसिस्टेंस नेचर ऑफ फार्मिंग। तो वो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि सबसिस्टेंस नेचर ऑफ फार्मिंग, खासकर प्रिमिटिव सबसिस्टेंस नेचर ऑफ फार्मिंग, प्रिमिटिव आज के भी दौर पे इंडिया में प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग प्रैक्टिस में है। ये एक बहुत बड़ा बेटा ड्रॉबैक ही तो है कि आज के तौर पर प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग भी इंडिया में की जाती है। आज भी बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर शो हो रहा है। ठीक है, तो सबसिस्टेंस नेचर ऑफ फार्मिंग भी इंडिया के एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक है कि इंडिया के एग्रीकल्चर को एडवांसनेस होने से रोकता है। इसके बाद बच्चों पुअर फार्मर्स हैं, फार्मर्स के पास बेटे उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है। आज भी बेटे इंडिया के बहुत ज़्यादा फार्मर पुअर से और उनकी क्रिटिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा है। तो पुअर फार्मर्स उनके पास बेटे वो सिस्टम, वो अपोजिशन नहीं है। पुअर फार्मर्स आज भी बेटे इंडिया की पॉवर्टी जो फार्मर्स है बेटे वो एडवांस नहीं है और आज भी बेटे वो पुअर फार्मर्स हैं, फार्मर्स। और उसका रिजल्ट ये है
कि बेटे फार्मर्स के पास बहुत ज़्यादा एडवांसनेस नहीं है और वो लोग को इतने पूरा कि एग्रीकल्चर में बेटे प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं और रिजल्ट क्या है कि एग्रीकल्चर बेटे बहुत बैक तरीके से होती है, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट उनका नहीं हो पाता है। जो रिक्वायर्ड है HYV सीड्स है या जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ है या जो उसके लिए कुछ पैसे चाहिए, दे आर अनेबल टू प्रोवाइड दैट मनी। तो ये भी एक बेटे कमी है। फिर इसके बाद बच्चों लैक ऑफ मशीनाइजेशंस। आज भी बच्चों इंडियन एग्रीकल्चर जो है ना एनिमल्स पर डिपेंडेड है। आज भी इंडियन एग्रीकल्चर जो है एग्रीकल्चर की डिपेंडेंसी आज भी बच्चों एनिमल पर बहुत ज्यादा है, एनिमल पे बहुत ज्यादा है। आज भी इंडियन एग्रीकल्चर की जो डिफरेंट एक्टिविटीज है वो एनिमल पर डिपेंडेड है। आज भी बच्चों उनका मशीनाइजेशन नहीं हुआ, आज भी बहुत ज्यादा अमाउंट में मशीन, वैसे तो काफी कुछ है जैसे ट्रैक्टर्स वगैरह यूज करते हैं फार्मर्स, लेकिन बेटे आज भी उतने अमाउंट में या उतने सारे फार्मर्स नहीं यूज कर पाते हैं और वो एनिमल जैसी चीज़ों पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर द डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये भी एक इंडियन एग्रीकल्चर का ड्रॉबैक है कि इंडिया के एग्रीकल्चर। इसके बाद बच्चों एम्फेसिस ऑन द प्रोडक्शन एंड फूड। और बेटे जो उनका मेन इंडियन एग्रीकल्चर में आज भी बेटे बहुत ढेर सारे लोगों का जो एम्फेसिस है या जो फोकस है वो फूड के प्रोडक्शन तक ही सीमित है। उनका पर्पज होता है कि एक फूड प्रोडक्शन की चीज़ों को ही ग्रो करो और बेटा वो इंडस्ट्रियल सेक्टर की चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं। और जबकि बेटे हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, हम फूड प्रोडक्शंस का उतना ज़्यादा अमाउंट नहीं गिन कर सकते, बल्कि इंडस्ट्रीज वो जगह होती है जो बेटे वेरी लेस इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल को मोर इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट मटेरियल में कन्वर्ट करती है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें इंडस्ट्रीज के रॉ मटेरियल वाले क्रॉप को भी उगाना चाहिए, उस पर भी हमें एम्फेसिस करना चाहिए, उस पर भी फोकस करना चाहिए ताकि हमारे डिफरेंट इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल मिल सके और हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ सके बेटे। और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने का बहुत प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट मैं अभी आपको थोड़ा बताता हूँ। तो आप लोगों ने बच्चों यहाँ तक जो पढ़ा, यहाँ तक के जो टॉपिक क्लियर किया, यहाँ तक के टॉपिक क्लियर करने के बाद फिर अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कि इंडिया के एग्रीकल्चर को और ज़्यादा कैसे मोस्ट एडवांस सरकार कौन सी पॉलिसी चला रही है इंडियन एग्रीकल्चर को और ज़्यादा एडवांस करने के लिए। तो सबसे पहले बेटे इंडियन एग्रीकल्चर का टारगेट अब और ज़्यादा सफिशिएंट फूड प्रोडक्ट या कुछ ज़्यादा अमाउंट में एक्सपोर्ट करने की टारगेट को गेन करना है। नॉट ओनली क्या कहते हैं मतलब एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, इंपोर्ट को घटाना है, तो और ज़्यादा एडवांसनेस करने की ज़रूरत है। ठीक है, और ज़्यादा जो हमारा ग्रास जोन एरिया है उसको नेट जोन एरिया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पे ग्रास जोन एरिया में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, जहाँ पर केवल हम ग्रास जोन नेट जोन एरिया आप लोगों ने पढ़ा है कि जहाँ पर केवल हम साल में एक ही क्रॉप ईयर में केवल एक ही क्रॉप उगा पाते हैं, उस एरिया को हम लोग बेटा नेट जोन एरिया कहते हैं। लेकिन जिस एग्रीकल्चर लैंड में हम एक से ज़्यादा क्रॉप उगा सकते हैं, साल में 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप उगाते हैं, तो उसको बच्चों हम लोग ग्रास जोन एरिया कहते हैं। ग्रास जोन एरिया, तो ग्रास जोन एरिया को और ज़्यादा इंक्रीज करने की ज़रूरत है। ठीक है बच्चों, एंड यूटिलाइज द नेचर फुल एक्सटेंट भी एक ज़रूरत की चीज़ है, नेचुरल चीज़ों को भी यूटिलाइज करने की एक ज़रूरत की चीज़ है। अब हम कोशिश करेंगे कि हमारी इंस्टीट्यूशनल सरकार ने कौन कौन सी चीज़ें चला रखी है इंडियन एग्रीकल्चर को। तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म क्या पढ़ेंगे, तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स सरकार ने कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करने की कोशिश किया है, सरकार ने क्या क्या करने की कोशिश किया है ताकि इंडिया के एग्रीकल्चर के जो मेजर चैलेंजेज है उसको ओवरकम किया जा सके। गवर्नमेंट ने काफ़ी कोशिश किया है बेटा। तो पहला कोशिश अगर हम देखते हैं तो पहला हम जानते हैं बेटा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला अमेंडमेंट हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला अमेंडमेंट बिलोंगिंग है वो बेटा था जमींदारी सिस्टम का एंड करना। अब क्वेश्चन को ये समझते हैं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ एंड ऑफ द जमींदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम को एंड करना। तो बेटा क्या था, जमींदारी सिस्टम को एंड करना। जमींदारी, अब क्वेश्चन आता है कि जमींदारी सिस्टम क्या है,
तो बच्चों क्या होता था कि जब ब्रिटिश टाइम पे, जब हमारा देश इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था, तो ब्रिटिश टाइम पे सरकार जमींदार अपॉइंट करती थी, जमींदार बनाती थी। जमींदार बनाने के बाद जमींदार, और उन जमींदारों का काम क्या हुआ करता था बेटा कि वो जमींदार को एक पर्टिकुलर कई गाँव में, लगभग 8-10 गाँव में बेटा वो एक जमींदार अपॉइंट कर देते थे, और वो जमींदार उस पूरे एरिया के लैंड का ओनर्स होता था, और वो उस एरिया के का लैंड का एक साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट को पैसा प्रोवाइड करता था बेटा, टैक्सेशन देता था, रेवेन्यू देता था, और इसके बाद ही वॉज फ्री टू कलेक्ट द रेवेन्यू इन द मतलब फ्रॉम द पीपल ऑफ दैट एरिया। वो जमींदार 9 गांव का भी हो सकता था, 7 गांव का भी हो सकता था, या 15 गांव का भी हो सकता था। वो जमींदारी सिस्टम पे के वेटेज पे डिपेंड था कि कितने वेटेज का वो जमींदार बना है। तो इस तरीके से जमींदार क्या करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में वो क्या कहते हैं मतलब लोगों से टैक्सेस वसूलते थे। वो एक अमाउंट, एक पर्टिकुलर अमाउंट का टैक्स पे कर देने के बाद वो अब ओनर बन जाते थे। अब वो फ्री थे कि वो किसानों से कितना टैक्स, कितना रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट कर रहे थे। फॉर इट दे वर नाउ फ्री। और उसका रिजल्ट क्या होता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेटा लोग किसानों से पैसा वसूलने लगे, और किसानों की रेवेन्यू टैक्स बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में किसानों से रेवेन्यू लेने लगे, और उसका रिजल्ट था किसानों की कंडीशन को खराब होना। तो आप लोगों ने अपने दादा लोगों से पूछो कि व्हाट वाज द जमींदारी सिस्टम, तो दे विल एक्सप्लेन दैट दिस वाज वेरी क्रिटिकल, वेरी डेंजरस स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस दे अपॉइंटेड द जमींदार, एंड जमींदार was able to pay the particular amount of the particular area. That area can belong 2, 3, 10, 20 villages को उस एरिया पे बेटे वो आप पैसा पेमेंट करने के बाद अब ही was now to allowed eligible to collect the land tax from the farmers of that particular area. And what was the result of it? That Jamindar was exploiting very much to the farmers of the India, and they were collecting a large amount in very high rate of the revenue tax. very बहुत हाई रेट में बेटे वो रेवेन्यू कलेक्ट करने लगे, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि इंडिया के ढेर सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होने लगी। मैं इसका एक बात और बताऊं बेटा, जमींदार अपने अंडर में जमींदार अपॉइंट करने लगा। मान लो अंग्रेजों से उसने कहा कि ठीक है हम आपको 10 करोड़ देंगे, हम इतने गाँव का टैक्सेस लेंगे। फिर वो दूसरे जमींदार को कहता था, अपने छोटे से कहता था कैसा करिए आप हमको क्या कहते 10 करोड़ की 12 करोड़ दे दीजिए, क्योंकि 10 करोड़ तो हमको देना ही देना है, 12 करोड़ हमको दे दीजिएगा, आप वसूलिए। फिर वो बेटा अब वो 14 करोड़ वसूलेगा, जब वो 12 करोड़ देगा तो 14 करोड़, 20 करोड़, 15 करोड़ वसूलेगा। तो इस तरीके से बेटे लैंड टैक्स कई स्टेप में बंटने लगे रेवेन्यू, और उसका रिजल्ट था कि बेटे कई स्टेप में सबको इनकम का गेन करनी होती थी, और इसका रिजल्ट आउटपुट निकल के आया बेटा कि बहुत ढेर सारा हाई लेवल का रेवेन्यू लैंड टैक्स में कलेक्ट किया जाने लगा, एंड बहुत ज़्यादा हाई लेवल का लैंड टैक्स कलेक्ट होने लगा, और उसका अल्टीमेटली बर्डन किसानों पे पड़ता था। तो सरकार ने बच्चों इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में पहला अमेंडमेंट यही किया कि उन्होंने जमींदारी सिस्टम को ही इलिमिनेट कर दिया। जमींदारी सिस्टम नाउ हैज बीन एलिमिनेटेड। अब कोई जमींदारी सिस्टम नहीं बेटा, कोई जमींदार नहीं है। आप सीधा गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज आकर के डायरेक्टली आपसे लैंड टैक्स कलेक्ट करेंगे, या जो इरिगेशन टैक्सेस, जो व्हाट एवर टैक्सेस है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आएंगे और वो आपसे कलेक्ट करेंगे। बीच के अब कोई मीडिएटर नहीं है, बीच के कोई जमींदार सिस्टम नहीं है। ठीक है बच्चों, तो जमींदारी सिस्टम का एलिमिनेशन, कंसोलिडेशन ऑफ द लैंड होल्डिंग्स, एंड ये कहा गया कि अब जो जिसके किसान ही उसका मालिक होगा, और किसान ही डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होगा टू पे द लैंड टैक्स रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। तो अब सिस्टम ऐसा है। तो ये एक गवर्नमेंट का एक रिवोल्यूशनरी था इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए। इसके बाद दूसरा बच्चों, सरकार जानते हो बेटा कि जो गरीब लोग, पुअर लोग हैं, पुअर फार्मर्स लोग हैं, पुअर फार्मर्स की कंडीशन को बेटरमेंट करने के लिए, फार्मर्स की कंडीशन को बेटर करने के लिए सरकार ने एक स्कीम लॉन्च किया जिसे किसान क्रेडिट कार्ड कहा जाता है बच्चों। किसान क्रेडिट कार्ड के नाम से, क्रेडिट कार्ड के नाम से जानी जाती है बच्चों, किसान क्रेडिट कार्ड के नाम से जानी गई। इसे KCC शॉर्ट में कहा जाता है, गांव के बच्चे जानते होंगे। तो सरकार ने KCC इंट्रोड्यूस किया किसानों की कंडीशन को बेटर करने के लिए। KCC स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया, कांग्रेस सरकार के थ्रू इंट्रोड्यूस की गई, मनमोहन गवर्नमेंट के थ्रू इसे इंट्रोड्यूस किया गया। अब KCC होता क्या बेटा, पहले ये भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि KCC किसान क्रेडिट कार्ड क्या है। तो बेटा किसान जानते हो कि पुअर लोग, जो पुअर फार्मर्स हैं, वो
कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी, डिफरेंट एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए उन्हें जो मनी की ज़रूरत पड़ती है, दे हैव नॉट दैट सफिशेंट मनी। तो वो क्या करते हैं बेटा कि वो अपने गांव के साहूकारों से, ज़मींदारों से, या जो महाजन लोग होते हैं, ऐसा करके वर्ड्स आता है, महाजन लोग होते हैं, उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं हमें लोन दे दीजिए, मतलब हमें। तो वो बेटा बहुत हाई रेट के इंटरेस्ट पे उन्हें पैसा प्रोवाइड करते हैं, और उसका रिजल्ट क्या होता है कि वो लोग बेटे पे नहीं कर पाते हैं, और लास्ट में उन्हें बहुत क्राइसिस, बहुत पेनफुल तरीके से उसे पैसे को पे करना होता है। और आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, वो लोग क्या कहते हैं, अपने सिग्नेचर करवा लेते हैं कि अगर नहीं पे कर पाएंगे ये टैक्स इतने रेट पे, तो हम इतने दिन के बाद आपके ये लैंड पार्ट को ओवरलैप कर लेंगे, अपने ग्रिप में ले लेंगे, अपने कवर में, अपने अंडर में ले लेंगे। तो इस तरीके की पोजीशन भी हमको देखने के लिए मिलती है बच्चों। तो ये पोजीशन जब हम देखते हैं तो वी हैव टू, ठीक है, तो ये कंडीशन को ख़त्म करने के लिए सरकार ने कहा किसानों को बैंक के थ्रू बेहद सस्ते रेट में, बहुत चीप रेट में किसानों को लोन प्रोवाइड किया जाए। और इसी स्कीम को कहा गया किसान क्रेडिट कार्ड। हर किसान की बेटे एक कार्ड बनाया जाए और वो उसके लैंड के अमाउंट के बेस पर किया जाए कि कितनी उसके पास लैंड है, उसके बेस पर अगर 5 बीघे है तो इतने, 1 लाख 2 लाख ऐसे करके बनाया जाए। वो मतलब एग्रीकल्चर लैंड पर बेटा डिपेंडेड है, तो कि कितने लाख का किसान क्रेडिट कार्ड बनेगा। और किसान क्रेडिट कार्ड बन जाने के बाद बेटे ये होगा कि आप डायरेक्टली बैंक से बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के, बेटे फार्मर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि दे डॉक्यूमेंटेशन एक उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक थिंग्स है, दैट इज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग्स डॉक्यूमेंटेशन फॉर द फार्मर्स। तो उस डॉक्यूमेंटेशन से डरते हैं बहुत ज्यादा किसान। तो सरकार ने कहा कि एक बार डॉक्यूमेंटेशन हो जाने के बाद आपको दोबारा नहीं करना, आप सीधा पैसा निकालिए, और जो लोन से पैसा आप निकालेंगे वो लोन के तरीके से नहीं दिया जाएगा। आप सीधा जाइए, आपको जितने जरूरत है, आपकी 2 लाख का किसान क्रेडिट कार्ड बना है, आपको 2 लाख पूरा नहीं निकालना, आपको जितने की जरूरत है, आपको 10,000 की जरूरत है, 20,000 की जरूरत है, आपने निकाला। और जब आपके पास पैसा हो गया, जब आपने फसल बेचा, क्रॉपिंग किया, हार्वेस्टिंग किया, तो आप जाकर के 10-20 जितना आपने निकाला उतना जमा कर दीजिए, और बहुत लो इंटरेस्ट रेट के साथ बेटा 2% पर ईयर। जबकि बेटे जो जमींदार या साहूकार या महाजन लोग होते हैं बेटा 10% पे देते हैं, लेकिन वो मंथली इंक्लूड करते हैं। और इस तरीके से देखा जाए तो 100 रुपए का एक मंथ का उनका जो इंटरेस्ट होता है वो 10 रुपए हो जाता है। और इस तरीके एक साल का 100 रुपए का इंटरेस्ट 120 रुपीज हो जाएगा, मोर देन डबल को वो साल भर में कर देते हैं। तो इस तरीके से इस ट्रैप से बचाने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को इंट्रोड्यूस किया। अब किसान क्रेडिट कार्ड आपको समझ में आया होगा इस स्कीम में। बेटा इस स्कीम का मेन पर्पज है किसानों को ट्रैप से बचाना, ताकि वो खुदकुशी जैसा डिसीजन को ना ले सके, खुदकुशी जैसा डिसीजन ना ले सके। इसमें बेटे कि हर किसानों को बेटा एक कार्ड बनता है जिसे किसान क्रेडिट कार्ड कहा जाता है। उस कार्ड के थ्रू उनका एक लिमिट फिक्स हो जाती है कि आप इतने तक पैसा बैंक से ले सकते हैं। और जैसे ही आप जब 20,000 लिया, 40,000 लिया, वो डिपेंड है कि आपका इतने मिनिमम में, इतने मैक्सिमम इतने अमाउंट तक ले सकते हैं। और उतने के अंडर में आप कभी भी जाकर के बैंक से निकाल सकते हैं। बैंकिंग के वर्किंग डे पे किसी भी दिन जाकर के आप निकालिए, आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है। और जैसे आपका पैसा, जैसे आपने फसल बेचा, आपने जाके जमा कर दिया, आपका फिर से कार्ड रिन्यू हो गया, और रिन्यू हो गया, और रिन्यू हो गया, और फिर से आप